हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है मानव संबंध एवं संप्रेषण। तो इसमें सबसे पहले शैशव अवस्था देखेंगे। इस अवस्था का समय काल जन्म लेते ही प्रारंभ हो जाता है। जो शैशव अवस्था है इसका जन्म काल जन्म लेने पर ही प्रारंभ हो जाता है और यह 6 वर्षों तक चलता है। इस अवस्था में शिशु इंद्रिय ज्ञान को ग्रहण करता है। जो यह अवस्था है इसमें शिशु इंद्रिय ज्ञान को ग्रहण करता है। वह इन 6 वर्षों में इन इंद्रियों के माध्यम से सबसे ज़्यादा ज्ञान ग्रहण करता है, इसलिए इसे इंद्रिय जन्म अवस्था भी कहा जाता है। सीखने की दृष्टि से ये सबसे ज़्यादा आदर अवस्था मानी जाती है, इसलिए इसे आदर्श काल भी कह सकते हैं। शैशव अवस्था को इंद्रिय जन्म अवस्था भी कह सकते हैं और आदर्श काल की अवस्था भी कह सकते हैं। शैशव अवस्था को इसी काल में बालक गामक विकास देखने को मिलता है। इसे गामक काल भी कहा जाता है। इस अवस्था में बालकों की बहुत देख रेख करनी पड़ती है। जो शैशव अवस्था है इसमें बालकों की बहुत देख रेख करनी पड़ती है, क्योंकि बालक बहुत नाजुक होते हैं, इसलिए इसे नाजुक अवस्था भी कहा जा सकता है। शैशव अवस्था को इंद्रिय जन्म अवस्था और आदर्श काल की अवस्था और गामक काल भी कहा जाता है तथा इसे नाजुक अवस्था कहा जाता है, इसलिए इस काल को संक्रमक काल के नाम से भी जाना जाता है। यह अवस्था बालकों के निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि बालक कच्चे घड़े के समान होते हैं। उन्हें जैसा आकार देना हो शैशव काल में वैसा आकार दिया जाता है, इसलिए इसे निर्माणकारी अवस्था शैशव काल एक ऐसी अवस्था है जिसमें बालक सीखने के लिए आदर्श अवस्था में रहता है, अर्थात वह देखकर सुनकर एवं स्वयं करके सीखता रहता है, इसलिए इसे आदर्श काल भी कहा जाता है। वास्तव में शैशव काल मानसिक विकास की दृष्टि से, संवेगात्मक विकास की दृष्टि से एवं भाषा विकास की दृष्टि के साथ ही सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। इस अवस्था के बारे में सिगमंड फ्राइड कहते हैं, यहाँ तक उनका कहना है कि बालक को भविष्य में जो कुछ भी बनना होता है वह अपने प्रथम 2-3 वर्षों में ही बन जाता है। इसके बारे में सिगमंड फ्राइड ने कहा है कि बच्चों को जो कुछ भी बनना होता है वह अपने प्रथम 2-3 वर्षों में बन जाते हैं। मतलब वह 2-3 ही वर्षों में उनका डिसाइड हो जाता है कि उन्हें भविष्य में क्या बनना है। सिगमंड फ्राइड के अकॉर्डिंग है ये। नेक्स्ट हेडिंग है शैशव अवस्था की विशेषताएं। तो शारीरिक परिवर्तन देखेंगे। शैशव काल की यह प्रमुख एक विशेषता है। जब बालक जन्म लेता है तो बालक की हड्डियां कोमल व लचीली होती हैं। कहने का मतलब है कि जब बालक जन्म लेता है तो उसकी हड्डियां कोमल व लचीली होती हैं। बालक की हड्डियां 270 होती हैं, जो बाल अवस्था में पहुंचने तक बढ़ जाती हैं। जन्म के समय लगभग शिशु समान होते हैं, लेकिन कुछ माह वर्षों के बाद शिशु की मुख मुद्रा में परिवर्तन आ जाता है। इस प्रकार शिशु निरंतर विकास करता जाता है और परिवर्तन ही विकास है। नेक्स्ट देखेंगे संवेगात्मक परिवर्तन। शिशु जब पैदा होता है तो उसमें सिर्फ उत्तेजना होती है और कोई भी संवेग शिशु में नहीं होता है, लेकिन कुछ समय के बाद शिशु जैसे बड़ा होने लगता है हम देखते हैं कि उसमें संवेगों का बनना प्रारंभ हो जाता है, जिसे संवेगात्मक रूप से देखते हैं। पुरानी आकृति का लोप हो जाना। शिशु जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसकी मुख मुद्रा एवं शारीरिक सेटअप नया होता जाता है और पुराना विलुप्त हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि शिशु पे जब छोटा होता है तो उसके दांत पहले आते हैं, फिर इसके बाद उसके जब वो बड़ा होता जाता है तो उसके नए दांत आ जाते हैं और पुराने दांत होते हैं वो विलुप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है शारीरिक विकास में तीव्रता। शैशव काल में शारीरिक विकास सबसे अधिक तीव्रगामी होता है। जो शारीरिक विकास है वो शैशव काल में बहुत अधिक तीव्रगामी से होता है, फिर इतना किसी भी अवस्था में देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट हेडिंग है मूल प्रत्यात्मक विकास। तो इसमें देखेंगे इस अवस्था में शिशु का जो विकास होता है वह केवल मूल प्रत्यात्मक होता है। एग्जाम्पल देखेंगे क्रोध आने पर गुस्सा और भूख लगने पर भोजन। नेक्स्ट हेडिंग है दोहराने की प्रवृत्ति। इस अवस्था में बालकों में दोहराने की मूल या विशेष प्रवृत्ति होती है। जो शैशव अवस्था होती है उसमें बालकों में दोहराने की प्रवृत्ति होती है और दोहराने में उन्हें आनंद भी मिलता है और वह इससे सीख भी जाता है। एंड नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे
जिज्ञासु प्रवृत्ति। तो इस अवस्था में बालक की प्रवृत्ति जिज्ञासु होती है। इस प्रवृत्ति के द्वारा ही बालक नया ज्ञान प्राप्त कर पाता है और धीरे धीरे संसार से परिचित हो जाता है। नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे पर निर्भरता। इस अवस्था में शिशु दूसरे पर निर्भर होता है। कुछ समय तक अपनी दिनचर्याओं के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहता है और ज्ञान के लिए भी वह दूसरों पर निर्भर रहता है और उसे जिस प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है वह उसे ग्रहण कर लेता है पर निर्भरता में। वैसे जिस प्रकार का नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे आत्मप्रेम की भावना या स्वयं अवस्था। शिशु में आत्ममोह भी होता है। सिग्मंड फ्राइड कहते हैं कि 3 माह के शिशु में आत्ममोह उत्पन्न हो जाता है। जो सिग्मंड फ्राइड है वो कहते हैं कि जब बालक 3 माह का होता है तो उसमें प्रेम या आत्ममोह की भावना भी उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे नैतिक भावना का अभाव होना। इस काल में नैतिक भावना का अभाव होता है। जो शैशव अवस्था होती है उसमें बालक में नैतिक भावना का भी अभाव होता है क्योंकि शिशु अभी नैतिकता से परिचित नहीं हुआ होता है। जो शैशव अवस्था होती है उसमें शिशु नैतिकता से परिचय नहीं हुआ होता है। वह अच्छी और बुरी बात का भी भेद नहीं समझता है, उचित व अनुचित भी नहीं समझता है और जो देखता है उसको ही सच समझ लेता है। जो शैशव अवस्था होती है उसमें बालक जो भी देखता है उसे ही सच समझ लेता है। नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे शिशु में भाषा का विकास। जैसे सुनना है, बोलना है, पढ़ना है और लिखना कैसे शिशु सीखता है तो देखेंगे शिशु में भाषा का विकास उस कुल या परिवार पर निर्भर करता है जिसमें उसमें जन्म लिया है क्योंकि शिशु में सुनने की क्षमता जन्म से होती है लेकिन उसमें धीरे धीरे जो भाषा का विकास होता है जो एक निश्चित क्रम में चलता है। सबसे पहले शिशु सुनना सीखता है, फिर उसे बोलना सीखता है, फिर वह पढ़ना सीखता है, इसके बाद वह अच्छा पहचान करता है और फिर वह लिखना सीख जाता है। इसी क्रम को दोहराते दोहराते शिशु में भाषा का ज्ञान हो जाता है और इसी भाषा के सहारे शिशु अपने विचारों का आदान प्रदान और समाज के अन्य लोगों से सीख जाता है। तो हेडिंग देखेंगे वाल्डिंग के अनुसार मनोवैज्ञानिक बोलना एक प्रकार का व्यवहार है जो बालक की दुनिया बनाने में मदद करता है। जो बोलना है वो एक प्रकार का व्यवहार है जो बालक की दुनिया बनाने में मदद करता है। वाक्य शक्ति की प्रारंभिक भूमिका तो इसमें देखेंगे पहले रोना या चीखना, अस्पष्ट ध्वनियाँ, भाव संकेत। बोलना शिशु में भाषा का विकास होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिशु है उसमें भाषा का विकास होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह सकते हैं कि शिशु जब छोटा होता है तो वह व्यक्ति को रोके चीख कर अपनी बात समझाने की कोशिश करता है और कह सकते हैं अनावश्यक ध्वनियाँ निकालकर उनका प्रयोग करके अपनी बात समझाता है। कहने का मतलब यह है कि शिशु जब छोटा होता है तो वह रोकर चिल्लाकर अपनी बात लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता है और अनावश्यक ध्वनियों से उनकी अपनी बात उन्हें अपनी समझाने की कोशिश देख सकते हैं। कह सकते हैं कि शिशु बोल ना पा रहा हो तो वह अपने भाव संकेत के माध्यम से अपनी बात समझाता है और यह प्रक्रिया निरंतर 1-2 साल तक चलती रहती है। इसी प्रकार शिशु में धीरे धीरे बोलना सीख जाता है। शिशु में बोलने की शक्ति समाहित होती है। शिशु होता है उसमें बोलने की शक्ति समाहित होती है। यह ईश्वरीय देन होती है। जो बोलने की शक्ति है वो ईश्वरीय देन होती है। शिशु में जो वाक्य शक्ति विद्वान होती है वह उसी के आधार पर ध्वनियाँ निकालना प्रारंभ करता है और वही ध्वनियाँ धीरे धीरे शब्दों का रूप धारण कर लेती हैं। एंड नेक्स्ट देखिए जो हेडिंग है भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। कह सकते हैं भाषा विकास सभी शिशुओं में लगभग समान रूप से होता है। जो भाषा का विकास है वह लगभग शिशुओं में सभी प्रकार से समान होता है लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि किसी किसी शिशु का शब्द भंडार बहुत अधिक होता है और किसी किसी का शिशु का शब्द भंडार बहुत ही कम होता है। शिशु जब 8 से 10 साल में बालक परमाजित बोलने लगता है तब वह इस बात में यह ज्ञात होता है कि शिशुओं में कोई ना कोई प्रभावित उन्हें अवश्य करता है। बालक में भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कुछ पर्यावरणीय कारक हैं इस प्रकार है वो देखेंगे। पहले स्वास्थ्य है। जैसा कि हम जानते हैं बालक की स्वतंत्र विकास के लिए शिशु का स्वस्थ होना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि जब शिशु स्वस्थ नहीं होगा तो उसमें भाषा का विकास अच्छे से नहीं होगा। यदि शिशु स्वस्थ है तो उसका भाषा का विकास अच्छा होता है।
देखेंगे बुद्धि। किसी भी शिशु की बुद्धि कैसी है, अर्थात वह कैसी बुद्धि है, सामान्य बुद्धि या कुशाग्र बुद्धि या मन बुद्धि। भाषाई विकास इस पर निर्भर करता है। जिसकी जैसी बुद्धि होगी, भाषाई विकास उसका वैसा होगा। कहने का मतलब है किसी बालक की बुद्धि सामान्य बुद्धि है तो उसका विकास भी सामान्य होगा, और किसी बालक की बुद्धि कुशाग्र बुद्धि है तो उसका विकास भी अच्छा होगा, और किसी बालक की बुद्धि मंद बुद्धि है तो उसका विकास भी मंद या धीरे गति से होगा। नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे, सामाजिक व आर्थिक दशा। शिशु के भाषाई विकास को सामाजिक व आर्थिक दशा बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। जो शिशु है उसमें भाषाई विकास और सामाजिक आर्थिक दशा बहुत अधिक प्रभावित करती है। अर्थात परिवार का सामाजिक विस्तार ऊंचा है तो वह आर्थिक दृष्टि से उच्च होगा, और ऐसे परिवार के शिशुओं का भाषाई विकास भी उच्च होगा। नेक्स्ट हेडिंग है द्विभाषाई वातावरण। द्विभाषाई परिवार के शिशुओं का भाषाई विकास अवरोधक होता है। शैशव काल में उनका भाषाई विकास तीव्र नहीं हो पाता है, और आगे चलकर धीरे धीरे उनके विकास में तीव्रता आती है। शिशु में समझ का विकास। जन्म के बाद शिशु जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसके प्रश्न पूछने की क्रिया बढ़ती जाती है। कहने का मतलब यह है कि शिशु जैसे जैसे बड़ा होगा उसमें पूछने की क्रिया वैसे ही वैसे बढ़ती जाएगी। वह हर वस्तु या व्यक्ति को जिज्ञासु दृष्टि से देखने लगता है। शिशु के मस्तिष्क में प्रत्यय बनने लगते। कहने का मतलब है शिशु के मस्तिष्क में ज्ञान बनने लगता है या ज्ञान होने लगता है। अब वह पशु व वस्तुओं को पहचानने लगता है और छोटे बड़े भारी का ज्ञान प्राप्त होता है। शरीर के अंग के नाम व काम से भी वह परिचित होने लगता है। जैसे आँख है, कान है, तो वह समझने लगता है कि आँख का काम देखना है, और दूसरे के काम से भी वह परिचित होने लगता है। और इस प्रकार हम देखते हैं पूरे शैशव काल में शिशु 6 वर्षों का होते होते इतनी समझ जुटा लेता है कि उसे छोटे बड़े का निर्णय भी होने लगता है। हेडिंग देखेंगे, एक शिशु के लिए शिक्षा की व्यवस्था व शिक्षा का महत्व। तो वैलेंटाइन ने लिखा है कि शैशव अवस्था शिशु की आदर्श अवस्था होती है। जो वैलेंटाइन है उन्होंने लिखा है कि शैशव अवस्था ही शिशु की आदर्श अवस्था होती है, अर्थात बालक को जो भी आप सिखाएंगे वह सीखता जाता है। ऐसे में आप उसे अच्छा ज्ञान भी देंगे तो वह सीख जाएगा, और बुरा भी देंगे तो भी वह सीख जाएगा, भले ही वह उसके लिए हितकारी हो या अहितकारी हो। इसलिए हम इस पूरे कार्य में औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा का महत्व बहुत सावधानी से करना चाहिए। अनौपचारिक शिक्षा हेतु शिशुओं के लिए जैसे पर्यावरण को तैयार करना चाहिए, उसका अनुकरण करके वह अच्छा सीख सकें एवं भावी भविष्य के लिए तैयार हो सकें। जैसे घर व संस्कृति एवं नैतिक वातावरण अच्छा होना चाहिए। घर के छोटे बड़ों को सम्मान देना और ईश्वर के प्रति आस्था भी रखनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ औपचारिक शिक्षा के लिए भी माँ पहली शिक्षा होती है। परिवार के अन्य जन भी औपचारिक शिक्षा के सक्रिय रहें एवं जिस विद्यालय में शिशु का दाखिला करवाएं वह विद्यालय सांस्कृतिक एवं नैतिक प्रतिकूल वाला होना चाहिए, जिसमें शिशु को स्पष्ट एवं सही बोध पूर्ण ज्ञान कराया जा सके, क्योंकि इस काल में शिशुओं के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है। किंतु इस दिशा में शिशु जो कुछ सीखता है वह कभी भूलता नहीं है। हम कुछ इस प्रकार शिशु की शिक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं। उचित वातावरण तैयार करके, मातृभाषा की शिक्षा को देखकर, खेल शिक्षा को देखकर। और स्ट्रैंग ने लिखा है कि शिशु अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल में ही सीख जाता है।